Assalamualaikum guys, my name is Mohammad Asim and welcome back to TLO MBBS The Last Option. Guys, today we are going to cover second part of systemic mycosis. प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था कोक्सीडियोइड्स को, और अभी सेकंड पार्ट को हम हिस्टोप्लाज्मा से स्टार्ट करने वाले हैं। डिजीज एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो कास्टिव ऑर्गेनिज्म हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम मेन तो यही है, बट ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज में हिस्टोप्लाज्मा की एक और स्पीशी भी होती है जिसको कहते हैं डोबाइसी। ओके, और डुबाइसी के केस में क्लिनिकल पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। आगे डिजीज क्लास की बात करें तो क्या होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस, और जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की डायमॉर्फिज्म की बात करें तो मोल्ड फॉर्म सोइल में एग्जिस्ट करती है और टिश्यू में ये यीस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो मोल्ड फेस होती है इस फंगस की, इसके दो टाइप्स के स्पोर होते हैं, एक होते हैं मैक्रोकुनिडिया और एक होता है माइक्रोकुनिडिया। ओके, मैक्रोकुनिडिया और माइक्रोकुनिडिया। मैक्रो मीन्स जो साइज में लार्ज हो और माइक्रो मीन जो साइज में स्मॉल हो। तो क्या थिक, ये हमारे पास मैक्रोकुनिडिया के होते हैं थिक वाल्ड होते हैं जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। थिक वाल्ड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसेंशियल फॉर लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन, ये बात याद रखनी है। मैक्रो जो है वो लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। ओके, आगे माइक्रोकुनिडिया की बात करें, ये स्मॉलर है, थिन है, स्मूथ वाल्ड स्पोर्स है, जैसे ये सिंपल शेप होती है स्पोर्स सिंपल। द इन्फेक्शियस यूनिट दैट ट्रांसमिट डिजीज व्हेन इनहेल, यही माइक्रोकुनिडिया क्या होते हैं, इन्फेक्शियस यूनिट के तौर पे काम करते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं जब ये एयर में ट्रेवल करते हैं और इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचते हैं, यही डिजीज काज करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल नीच कि हम अगर डिस्कस करें तो ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि बर्ड्स या फिर बैट्स के फीसेस से क्या हो, क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड हो। अब जो जितने भी हमारे पास मीडियम साइज बर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग्स। तो उनके उस स्पेशली उन बर्ड्स की जो फीसेस होती हैं उससे जो सॉइल कंटेमिनेटेड हो, या फिर बैट गुआनो गुआनो जो बैट्स होते हैं ना उनके फीसेस को हम बोलते हैं। तो ऐसे सॉइल जो बर्ड्स की फीसेस या बैट्स की फीसेस से क्या हो, कंटेमिनेटेड हो, उस सॉइल में ये फंगस ग्रो करता है। बर्ड्स आर नॉट इन्फेक्टेड देमसेल्व्स बट बैट्स कैन बी इन्फेक्टेड एंड एक्सरेट फंगस। इस लाइन का ये मतलब एक्चुअली होता क्या है कि बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बैट्स की बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से फंगस उनकी बॉडी में ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन बैट्स की बॉडी में ये ग्रो कर सकता है, इसलिए बैट्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं और जो बर्ड्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। एक्सपोजर एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के दौरान हम सॉइल को जब ज़मीन की खुदाई करेंगे तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं जो उस सॉइल के अंदर होंगे, वो क्या होंगे कि सॉइल के अंदर थे, ग्राउंड में थे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे हमने ज़मीन को खोदना शुरू किया तो वो स्पोर्स एयर में आ गए और एयर में आ गए तो फिर वो इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में चले जाएंगे। तो किन एक्टिविटीज़ की वजह से फंगल स्पोर्स का एक्सपोजर होता है हम वो पढ़ रहे हैं। एक्सकवेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लोरिंग बैट इन्फेस्टेड केव्स। अब ऐसे घार, केव्स क्या कहते हैं, घार को कहते हैं ना, तो ऐसे केव्स जिसमें पहले बैट्स से रहते थे। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग मतलब ट्रैवल के दौरान क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई उन केव्स को एक्सप्लोर करेगा तो क्या होता है कि वो बैट्स के फीसेस पड़े होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे उसी केव्स के अंदर, तो जैसे उसके ऊपर पाँव पड़ेगा तो जो ड्राइड फीसेस होते हैं वो क्रश होते हैं। अब क्रश होने के बाद क्या हो जाएंगे, वो एयर में स्प्रेड कर देंगे तो उसके थ्रू फिर वही इनहेलेशन के थ्रू वो लंग्स में चले जाएंगे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर ज़मीन की खुदाई करो या फिर ऐसे केव्स जहाँ पे बैट्स का हैबिटेट था उनको एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि इन फंगल स्पोर्स का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है और रिस्क होता है कि आप उनको इनहेल कर लोगे और उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, माइक्रोकुनिडिया ये इनहेल हुए, उनको क्या करते हैं, अब चूंकि वो इनहेल होकर लंग्स में पहुंचते हैं और लंग्स के मैक्रोफेजिस को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस, वो इनको क्या कर लेते हैं, इन माइक्रोकुनिडिया को इनगल्फ कर लेते हैं, उनको इनगल्फ करके उनको यीस्ट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यीस्ट सेल क्या करते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट और अमोनिया। अब इन अल्कलाइन सब्सटेंसेस की वजह से इंटरनल पीएच बढ़ जाती है और जो लाइसोसोम्स के डिग्रेडेशन के लिए जो लाइसोसोम के डिग्रेडेटिव इंजाइम होते हैं, चूंकि वो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इससे यीस्ट सेल्स को क्या फायदा होता है कि वो मैक्रोफेज के अंदर बनने वाले फेगोलाइसोसोम जो कि इन फंगल स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए थे उनके अंदर ये सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के जो डिग्रेडेटिव इंजाइम्स हैं एक तो वो इनएक्टिवेट हो गए और सेकेंड थिंग
हमारे पास वहाँ की जो पीएच है वो इंक्रीज़ होगी। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहता है, मोस्ट कॉमन आउटकम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि होता क्या है कि जो स्पोर लंग्स में पहुँचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है उनको उन फंगल स्पोर्स के अराउंड क्या कर देता है, सेल्स का क्लस्टर बना देता है, जिसे हम कहते हैं ग्रैनुलोमेटस फोकाई। फोकाई कहते हैं डिफरेंट लोकेशंस को। तो क्या होता है, ग्रैनुलोमा सेल्स का क्लस्टर बन जाता है उन फंगल स्पोर्स के अराउंड। ओके। अब शुरू में तो वो तो जो सेल्स का क्लस्टर है वो तो एक यूँ समझ लो वीक होता है या सॉफ्ट होता है। फिर उसको अंदर क्या होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम की डेपोज़िशन होती है। तो वही सेल्स के क्लस्टर क्या हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा क्या होता है कि जो फंगल स्पोर्स है वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो बॉडी में स्प्रेड नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जब भी फंगल स्पोर लंग्स में आते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन स्पोर्स के अराउंड सेल्स का क्लस्टर बनाता है। फिर उन सेल्स के क्लस्टर के अंदर कैल्सिफिकेशन करके उनको हार्ड कर देता है। ओके। बट इन्होंने एक और बात भी लिखी है, ऑर्गेनिज्म कैन स्प्रेड वाइल्डली वेयर ब्लड टू लिवर एंड स्प्लीन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेजेस में जब तक ये ग्रैनुलोमेटस फोकाई नहीं बने तब तक ये क्या हो सकता है कि ब्लड के थ्रू वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिवर और स्प्लीन तक पहुंच सकते हैं। आगे एक्यूट सेकंड क्लिनिक मैनिफेस्टेशन देखें तो एक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, जो कि इस एक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है तो तब उसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होती हैं, फीवर, हेडेक, चिल्स, कफ एंड चेस्ट पेन के साथ पेशेंट हमें अपेयर होता है, प्रेजेंट होता है। आगे निमोनिया एंड कैविटरी लीजन्स की बात करें तो ये एंड इंटेंस एक्सपोजर के बाद ही होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैट केव्स या चिकन कोप्स। अब चिकन कोप्स कोप्स क्या होता है कि जहाँ पे हम चिकन की ग्रोथ के लिए उनको एक जगह पे रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये या उनकी हैबिटेट की बात कर लें या बैट जो कि केव्स में रहते हैं उनके हैबिटेट, तो इनका जब इनको हम एक्सप्लोर करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, फंगल स्पोर का इंटेंस एक्सपोजर होता है। आगे सिवियर डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये बहुत कम होता है कि ये सिवियर डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस हो, बट उन पे बट दो केसेस में हो सकता है, या तो इन्फेंट्स में हो जाए या फिर ऐसे पेशेंट्स में हो जाए जिनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि एड्स एड्स के पेशेंट में क्या होता है, एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल्स के काउंट को कम कर देता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। आगे एड्स स्पेसिफिक साइन की बात करें, जो हमारे पास एड्स के पेशेंट के अंदर ये साइंस कौन से देखने को मिलेंगे इस फंगस की वजह से, वो है पैनसाइटोपिनिया एंड अल्सरेटेड लीजन्स ऑफ ओन लंग्स ओन टंग। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सबका काउंट कम हो जाए, एंड टंग पे हमें क्या देखने को मिलता है, अल्सरेटेड लीजन्स। ओके। आगे एरिथेमा नोडुसम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उन पेशेंट में उन पीपल में होगा जो इम्यूनो कम्पिटेंट होते हैं, मीन्स के फंगल स्पोर या फंगल एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जितनी भी बॉडी के एक्सटेंसिव सर्फेसेस हैं जैसे कि टीबी और अल्ना की स्किन होती है, उसके ऊपर क्या बनाना शुरू कर देता है, रेड टेंडर नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देता है। अब ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ही होता है, और ये सिर्फ उन पीपल में होगा जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो फंगल एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या कर रहा है, टेंडर्स नोड्यूल्स बना रहा है। ओके। आगे हम बात कर लेते हैं स्किन टेस्टिंग की। स्किन टेस्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, फंगल एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मी। ओके। तो अब जब स्किन टेस्टिंग में क्या होता है कि इन्फेक्शन से 2 से 3 हफ्तों के बाद ये स्किन टेस्टिंग पॉजिटिव होगी, तब जब हम देखेंगे जिस साइट पे हमने ये क्या किया, फंगल एक्सट्रैक्ट जो है ना दिया है, उस साइट के अराउंड 5 मिलीमीटर की थिकनेस होना शुरू हो जाती है। ये भी हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम करता है कि जिस साइट पे हम फंगल एक्सट्रैक्ट इंसर्ट करते हैं उस साइट के अराउंड क्या होता है, थिकनेस होना शुरू हो जाती है। ओके। तो ये इन्फेक्शन से 2 से 3 वीक्स के बाद ही हो सकता है, क्योंकि तब तक मेमोरी सेल्स बन चुके होते हैं फंगल एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्या करता है, उस एरिया की थिकनेस करवा देता है। आगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर यीस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस के अंदर यीस्ट सेल्स क्लस्टर्ड हुए हैं। ओके। और माइक्रोस्कोपी करते किसकी है, टिश्यू बायोप्सी की या फिर बोन मैरो एस्पायरेट्स, यानी बोन मैरो से हम क्या करें, नीडल्स के थ्रू कोई चीज़ जो फ्लूइड होता है बोन मैरो का उसको क्या कर लें, एस्पायरेट कर लें, मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। आगे कल्चर की बात कर लें तो हम सेबोरैड एगर पे से ग्रो करते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है, हाइफी विद ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनेडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें हाइफी देखने को मिलते हैं विद ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनेडिया, और 37 डिग्री सेल्सियस पे वो यीस्ट फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे एंटीजन एंड मॉलिक्यूलर डिटेक्शन की बात करें तो हिस्टोप्लाज्मा पॉलीसेकेराइड एंटीजन के लिए, अब ये जो हिस्टोप्लाज्मा होता है इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पॉलीसेकेराइड होता है। ओके। तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम एलिसा यूज़ करते हैं। ओके। और
डीएनए प्रोब्स फॉर हिस्टोप्लाज्मा आरएनए। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं हिस्टोप्लाज्मा के आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के ब्लड सैंपल में वो आरएनए को अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो मीन्स कि वो पेशेंट अफेक्टेड है किससे, हिस्टोप्लाज्मोसिस से। अगेन यूरिन एंटीजन टेस्ट हाईली यूजफुल इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट विद डिसएमिनेटेड डिजीज व्हेन एंटीबॉडी टेस्ट में रिटर्न फॉल्स नेगेटिव। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। अब ऐसे पेशेंट जिनमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है, वो तब होता है कि डिसएमिनेटेड डिजीज़ के केस में जब फंगल ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुका होता है। अब जब पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है, फिर वो अपने एंटीजन को शेड करता है ब्लड में, तो वो ब्लड के थ्रू जब किडनी में पहुँचेगा, किडनी के थ्रू फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। ओके, अब होता क्या है कि नॉर्मली हम तो वैसे कंप्लीमेंट फिक्सेशन या इम्यूनो डिफ्यूजन करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट इस चीज़ के डिटेक्शन के लिए। बट क्या होता है डिसएमिनेटेड केस में हमारे पास जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अभी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो इन दोनों मेथड के थ्रू नेगेटिव निकल के आएगा। अब वो तो हमें लगेगा कि नहीं इस पेशेंट को डिजीज नहीं है, हालांकि वो हमारे सामने पेशेंट फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी इल दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया, तो ये इसलिए ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं। उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, फॉल्स नेगेटिव आते हैं, इसलिए हम यूरिन एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आगे सीरोलॉजी की बात करें तो दो मेथड है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन और इम्यूनो डिफ्यूजन। अब कंप्लीमेंट फिक्सेशन में वही टाइटर की बात है, हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का सीरम होता है, अब उसमें हमने टाइटर से मुराद होता है कि उसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। अब उस पेशेंट के सीरम का हम सैंपल लेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे। ओके, तो 1:32 का मतलब है कि 32 टाइम्स हमने डाइल्यूट किया, फिर भी हम उस सीरम में एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये है टाइटर। इसकी इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं कि अगर हमने एक सैंपल लेके उसको 32 टाइम्स डाइल्यूट किया, फिर भी हमें एंटीबॉडीज डिटेक्टेबल दिखाई दे रही हैं। तो ये टाइटर बढ़ता चला जाएगा अगर हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स क्या स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो ये लिखा हुआ टाइटर ड्रॉप व्हेन डिजीज इनएक्टिवेट। इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम ने अगर फंगल ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, किल कर दिया है या उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डिजीज क्योर हो गई है, फिर ये टाइटर ड्रॉप्स कर देगा। बट एंड राइस ड्यूरिंग डिसमिनेशन, अगर ये पूरी बॉडी में फंगल ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करेगा तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, तब टाइटर्स क्या हो जाएंगे, राइस हो जाएंगे। इम्यूनोडिफिजन में क्या होता है, हम प्रिसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग टू डायग्नोस्टिक बैंड। अब होता क्या होता है क्या कि हम पेशेंट के जो सीरम होता है उसको एक तरफ एगर जेल प्लेट के ऊपर रखते हैं और दूसरी तरफ हम फंगल एंटीजेंस को रखते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है वो दोनों एक हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं, और जब वो आपस में फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं, जैसे एम और एच बैंड बनता है। तो क्या होता है कि हम प्रिसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, एम और एच बैंड के थ्रू, किसमें, इन एगर जेल। ओके, अच्छा, अब इसमें एक खास बात है कि इम्यूनो डिफ्यूजन वाला ये कंप्लीमेंट फिक्सेशन से मोर स्पेसिफिक है, मींस के कंप्लीमेंट फिक्सेशन के थ्रू हम किसी और डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो स्पेसिफिक नहीं है इस हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए, बट ये इम्यूनो डिफ्यूजन इस केस में मोर स्पेसिफिक होता है बट लेस सेंसिटिव। बट कंप्लीमेंट फिक्सेशन के कंपैरिजन में इम्यूनो डिफ्यूजन लेस सेंसिटिव है बट मोर स्पेसिफिक है। ओके, आगे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात कर लें तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन के केस में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। और आगे प्रोग्रेसिव लंग लीजन के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ओरल इट्राकोनाजोल। और डिसएमिनेटेड डिजीज के केस में हम पेरेंटेरल, इट्राकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन भी। अब पेरेंटेरल क्या होता है कि ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अब पेरेंटेरल में हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हैं। ये तो आपने फार्मा में पढ़ा होगा कि हम इसमें आईवी वाले मेथड को मेनली यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो पेरेंटेरल, इट्राकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डिसएमिनेटेड डिजीज। अब एक और बात है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज इंडिकेटेड इफ प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज इज प्रेजेंट। अब होता क्या है कि अगर किडनी डैमेज प्रेजेंट है तो हम एम्फोटेरिसिन बी को लाइपोसोमल फॉर्म में देते हैं। अब लाइपोसोमल क्या होता है कि हम एम्फोटेरिसिन बी को एक फैट ड्रॉपलेट से सराउंड करके बॉडी में इंटर करते हैं। ओके, और आगे है मेनिंजाइटिस में केस में हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्लोकोनाजोल देते हैं क्योंकि इसकी सीएस से पेनिट्रेशन बहुत ही एक्सीलेंट है। आगे क्रोनिक सप्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, क्रोनिक सप्रेशन के लिए ओरल इट्राकोनाजोल देंगे। ओके, उन पेशेंट्स में जिनको एड्स है, ताकि एड्स के पेशेंट को ओरल इट्राकोनाजोल देंगे ताकि वो इन्फेक्शन दोबारा से ना हो, टू प्रिवेंट रिलैप्स। प्रिवेंशन की बात करें, नो स्पेसिफिक मेजर एक्सेप्ट अवॉइडिंग एक्सपोजर इन एंडेमिक एरियाज। कि ये जो फंगाई होता है कि जिस एरियाज में ये प्रेजेंट होता है उन एरियाज में ट्रैवल ना किया जाए। आगे ब्लास्टोमाइसिस में आपको रीड करते हैं। डिजीज एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो कास्टिक ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस है। और डिजीज कास्ट की बात करें तो ब्लास्टोमाइकोसिस है, जिसका सेकंड नेम नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी है।
और ये फंगाई भी 2 फॉर्म्स में एग्ज़िस्ट करता है, मोल्ड फॉर्म, टिश्यू फॉर्म। मोल्ड फॉर्म सॉइल में एग्ज़िस्ट करती है, टिश्यू में ये यीस्ट के फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है यीस्ट की मॉर्फोलॉजी। यीस्ट में एक्चुअली होता क्या है कि यीस्ट एक राउंड सेल होता है विद द थिक डबली रिफ्रैक्टिव वॉल एंड अ सिंगल ब्रॉड बेस बड। अब होता क्या है कि एक राउंड सेल होता है जो कि थिक होता है और उसकी डबली रिफ्रैक्टिव वॉल होती है और उसके साथ एक सिंगल ब्रॉड बेस बड होता है। उसके साथ एक बड होता है जो कि सिंगल होता है और ब्रॉड बेस होता है। ओके, यीस्ट की मॉर्फोलॉजी में क्या देखने को मिलता है कि एक राउंड सेल है, उसकी डबली रिफ्रैक्टिव थिक वॉल है और उसके साथ एक सिंगल ब्रॉड बेस बड होता है। और ये जब हम क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मल में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नैरो बड होता है। ओके, इसका एज कम्पेयर टू ये ब्लास्टोमाइसिस में ब्रॉड बेस बड है और क्रिप्टोकोकस में क्या नैरो बेस बड है। ये ऑपर्चुनिस्टिक में हम इसको रीड करेंगे। ट्रांसमिशन की बात करें तो एनवायरमेंटल नीच क्या ग्रोस इन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, उस ज़मीन में ये ग्रो करेगा, उस सॉइल में ग्रो करेगा जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है। मोड क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो ये इजीली ग्रो कर सकता है। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हाइफी बनाएगा विद स्मॉल पियर शेप कोनिडिया। ओके, के हाइफी है पर उसके ऊपर कोनिडिया की शेप क्या होती है, पियर शेप होती है। ओके, पहले हमने ओवल शेप कोनिडिया पढ़े थे और अब इसमें क्या स्पेसिफिक है, पियर शेप कोनिडिया। ओके, आगे इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड वेयर इनहेलेशन ऑफ दिस कोनिडिया। ओके, तो मीन्स कि इन कोनेडिया या इन स्पोर्स की इनहेलेशन के थ्रू ही इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है। वही लंग्स में वो स्पोर्स जाएंगे तो वो लंग्स से इन्फेक्शन करेंगे। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होगा, हमारे पास एक्वायर्ड थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक, इनहेलेशन हुई, इनहेलेशन के थ्रू ये रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू पहुंचता हुआ ये लंग्स में पहुंचेगा तो यह वहाँ जाके ये इन्फेक्शन काज करवाएगा। माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केस आर रेयरली रिकॉग्नाइज। ओके, एसिम्प्टोमेटिक केस रेयरली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन प्रीवियस डिजीज में हमने देखा तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। बट इसके केस में हम ये कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं उसको हम क्लिनिकली इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ओके, डिसेमिनेशन की बात करें तो ये वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकती है और ये क्या करेगी, पूरी बॉडी में स्प्रेड करके स्किन के अल्सरेटेड ग्रेनुलोमा बनाएगी, बोन के भी और अदर विजुअल साइट्स की, स्किन, बोन और अदर विजुअल साइट्स का अल्सरेटेड ग्रेनुलोमास बनाएगी। अब ग्रेनुलोमा क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल होता है। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा, थिक वॉल्ड यीस्ट सेल विद सिंगल ब्रॉड बेस बड्स। वही जो हमने डिस्कस किया, ये थिक वॉल्ड यीस्ट सेल होगा जिसके साथ क्या होगा, एक सिंगल ब्रॉड बेस बड होगा। आगे कल्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा, वही हाइफी विद स्मॉल पियर शेप कोनिडिया। ओके, आगे स्किन एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट की हम बात करें तो इस डिजीज में उनकी कोई क्लिनिकल वैल्यू नहीं होती, बहुत कम यूजफुल होते हैं, इसलिए हम उनको यूज ही नहीं करते। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करें तो इट्राकोनाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सीवियर डिजीज में हम क्या यूज करेंगे, एम्फोटेरेसिन बी। ओके, अब एडजेंक्टिव थेरेपी क्या होता है, एडजेंक्टिव थेरेपी का मतलब ये है कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो चल रहा है, क्योर या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अलोंग या फिर यूँ कह सकते हो कि आप के उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं एडजेंक्टिव थेरेपी, हम वो यूज़ करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उन लीजन्स को सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ओके, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ लीजन्स में भी यूजफुल। प्रिवेंशन की बात करें तो नो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। ओके, आगे है लास्ट वाला पैराकोक्सीडियोइड्स। और इससे डिजीज एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो कास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या है, पैराकोक्सीडियोइड्स ब्रेसिलियंसिस, पैराकोक्सीडियोइड्स ब्रेसिलियंसिस। डिजीज कास्ट की बात करें पैराकोक्सीडियाइडोमाइकोसिस, इसको हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी बोलते हैं। प्रीवियस डिजीज में हमने क्या बोला था, नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, और पैराकोक्सीडियाइडोमाइकोसिस को हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी बोल रहे हैं। आगे फंगल डाइमॉर्फिज्म की बात करें तो ये फंगाई भी दो फॉर्म में, फंगस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मोल्ड फॉर्म है, एक यीस्ट टिश्यू फॉर्म है। मोल्ड फॉर्म सॉइल में एग्जिस्ट करती है, टिश्यू फॉर्म में ये टिश्यू में ये यीस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यीस्ट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये थिक वॉल्ड यीस्ट सेल होता है जिसमें मल्टीपल बड्स होते हैं। ओके, ब्रांचिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, मींस सिंपल वही है कि एक पेरेंट सेल होगा जो थिक वॉल्ड पेरेंट सेल होगा, उससे मल्टीपल जो है ना बड्स निकल रहे होंगे। ओके, तो ये मल्टीपल बर्ड्स वहाँ से ब्रांच हो रहे होंगे। ओके, आगे कंट्रास्टेड विद ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, जिसे प्रीवियस डिजीज में हमने देखा कि सिंगल बर्ड होता था। ओके, और जो हमारे पास पैराकोक्सीडियोइड्स है उसमें मल्टीपल बर्ड्स होते हैं। एनवायरमेंटल नीच की बात करें तो ये भी सोइल में डायरेक्टली ग्रो करता है। आगे पैथोजेनिसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वही इनहेलेशन के थ्रू, स्पोर्स इनहेल हुए एनवायरमेंट से और ये लंग्स में चले गए। ओके, ये लंग्स में पहुंच के लीजन्स काज करवाते हैं। ओके, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। जब भी आपने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को सुना तो इसका क्या मतलब होता है कि लंग्स में जैसे ही वो फंगस ऑर्गेनिज्म पहुंचे स्पोर्स के थ्रू, तो क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस फंगल ऑर्गेनिज्म के
अराउंड क्या करेगा, ग्रेनुलोमा बना देगा, सेल का क्लस्टर बना देगा। उससे क्या होगा, वो फंगल ऑर्गेनिज्म वहाँ से स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो वो पेशेंट हमारे पास क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक ही आएगा, मतलब वो पेशेंट, पहली बात हमारे पास आएगा नहीं। ऐसे केसेस क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बॉडी उसको खुद ही स्प्रेड होने से रोक लेती है। क्लिनिकल प्रोग्रेशन की बात करें तो ये अगर प्रोग्रेस होता है तो क्या बनाएगा, पेनफुल ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की ये पेनफुल लीजन्स बनाएगा, प्रोमिनेंट लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, ओके, एंड पोटेंशियल डिसेमिनेशन टू मल्टीपल ऑर्गन्स, मींस कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स तक ये स्प्रेड कर सकता है। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलता है कि थिक वॉल्ड ई सेल है विद मल्टीपल बर्ड्स, ओके, थिक वॉल्ड ई सेल विद मल्टीपल बर्ड्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ओके, और उसकी शेप क्या होगी, किस तरह, शिप कैप्टन व्हील, ये एक व्हील की तरह, जैसे मैंने आपको रफली इस तरह दिखाया कि व्हील जैसी उसकी अपीयरेंस होगी, और पायलट व्हील, ये जस्ट उन्होंने रिजेम्बलेंस के लिए बताया हो कि वो स्ट्रक्चरली किस तरह रिजेंबल करेगा। कल्चर की बात करें तो कल्चर्स इस इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए 2 से 4 वीक्स लग जाते हैं। इनको आइसोलेट करना, फिर इनक्यूबेट करना, वो पूरे प्रोसेस में 2 से 4 वीक्स लग जाते हैं। ओके, आगे स्किन टेस्ट की बात करें तो इस डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए रेयरली हेल्पफुल होते हैं इस डिजीज के केस में। आगे सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, उसमें 2 मेन है, इम्यूनोडिफिजन और कंप्लीमेंट फिक्सेशन। ये हमने पढ़ा है, पिछली डिजीज में भी हमने पढ़ते आ रहे हैं कि यही 2 मेन टेस्ट होते हैं सीरोलॉजिकल, ये हाईली इन्फॉर्मेटिव होते हैं। डिजीज के केस में ये क्या होता है, हाईली इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि इन दोनों मेथड के थ्रू हमें टाइटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 1:32, 1:64। उन टाइटर्स से हमें अंदाजा लग जाता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना एक्टिवली उस फंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, अगर एक्टिव डिजीज प्रेजेंट है तो टाइटर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गए, अगर डिजीज क्योर हो गई है तो टाइटर्स क्या होंगे, लो होंगे। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ओरल इट्राकोनाजोल, जो हम सेवरल मंथ्स तक इनटेक करते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो देयर आर नो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। तो गाइस, ये था सिस्टेमिक माइकोसिस का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस को कवर करेंगे और उसको भी हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे।